उत्तराखंड की हर अपडेट लेकर देखेंगे आप मेरे साथ इस बुलेटिन में। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में 4 साल की बच्ची को सांप ने काटा है, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए बेताल घाट में इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। वहीं सांप के काटने के कारण बच्ची की मौत हो गई है। अब बताया जा रहा है कि परिवार दिल्ली से लौटा था, जिसके बाद परिवार को स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। मेरे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी के साथ इस खबर पर नैनीताल से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, जहां पर एक तरफ चप्पा चप्पा सैनिटाइज करने की बात हो रही है, साफ सफाई रखने की बात हो रही है, वहां पर इस बच्ची को ये सांप काट लेता है और बच्ची की जान चली जाती है। बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए तो जिस तरह की दुश्वारियां हम लगातार पहाड़ों से उठाते रहे हैं और बेताल घाट क्षेत्र का हम खुद दौरा करके आए थे और इन क्वारंटाइन सेंटरों पर हमने सवाल खड़े किए थे, लेकिन जिस तरह से अब एक सांप के काटने का मामला सामने आता है और 4 साल की बच्ची की इसमें मौत हो जाती है, तो एक बड़ा गंभीर सवाल है। जिस तरह से क्वारंटीन सेंटरों को लेकर सरकार या जिला प्रशासन तमाम चीजें कहता रहा है कि हम उनमें सुधार करेंगे या उनमें सैनिटाइज करेंगे या तमाम चीजों को लेके, लेकिन अब बच्ची की उसमें मौत हुई है, तो आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी होगी। हालांकि जिस तरह से आज सुबह का ये मामला था और जब बच्ची अंदर सोई हुई थी, क्वारंटाइन सेंटर जो स्कूल में बना हुआ था, तो उसके कान के पास सांप बैठा हुआ था और ये अंदेशा तब लगाया गया था कि सांप ने इसको काटा है। तो इसको परिवार वालों की भी ये गलती रही इस पूरे मामले में लेके कि वो झाड़ फूक को लेके इधर उधर बच्ची को ले जाते रहे, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में वहां पर उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन अब ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह से पहाड़ों में लगातार जो दिल्ली या तमाम महानगरों से लोग आ रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटरों पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है। कंचन, ठीक है वीरेंद्र बिष्ट, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये बच्ची जिसको सांप ने काटा और इसकी जान चली गई। बुलेटिन में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की कोरोना अपडेट की। हर एक अपडेट आप तक इस बुलेटिन में पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। प्रवासियों के आने के बाद से लगातार प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। आज भी प्रदेश में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल कोरोना मरीज अब 332 हो गए हैं। 267 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। 58 लोग ठीक हो चुके हैं। आज मिले मरीजों में चमोली के 2 हैं, देहरादून का 1 है, हरिद्वार के 3 हैं। ये नए मामले हैं। 4 आज के नए मामले हैं। वहीं अगर बात करें पौड़ी की, तो यहां पर 3, पिथौरागढ़ में 1, टिहरी का 1 मामला है। उधम सिंह नगर में 4 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में आज कोरोना के 15 नए मामले हो जाते हैं। इसके बाद पामर ब्लॉक की बात करते हैं, जहां पर पीपली गांव के युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। गांव के हर व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है। 22 मई को युवक की अचानक से मौत हो गई थी। तो 22 मई को युवक की अचानक से मौत हुई थी, जिसके बाद जब रिपोर्ट आई, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, हड़कंप में प्रशासन पूरे गांव को सील किया गया। उस गांव में देखेगी कि उसके जो संपर्क में कोई आए थे या नहीं आए थे। वैसे होम क्वारंटाइन में सेपरेट रहे थे वो, लेकिन फिर भी उनके संपर्क में कोई आया या नहीं आया, उसकी जांच करके हमारी टीम जारी है। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं दीपांकर भट्ट की तरफ। दीपांकर भट्ट, आपसे सुबह जब इस खबर पर बात हुई थी तो आपने बताया था कि पूरे घर वालों को अब क्वारंटीन किया गया है, लेकिन सवाल यही बन रहा था कि ना सिर्फ घर वाले बल्कि पूरे जिले को ही क्वारंटीन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये युवक बाहर प्रदेश से लौटा था। बिल्कुल, जिस गांव का ही रहने वाला है, पीपली गांव का, और जहां पर 22 तारीख को उसकी डेथ हुई है, 10 तारीख गाजियाबाद से आया था और आज 26 तारीख को जो रिपोर्ट आई कि कोरोना पॉजिटिव था, तो इस दौरान इसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब की जा रही है। जो डीएम से बात हुई हमारे वहां पर संवाददाता की, तो उनका यह कहना है कि अब इनके कॉन्टैक्ट ट्रेस तलाशे जा रहे हैं। साथ ही जो इनके परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उन सभी के सैंपल्स अब लिए जाएंगे। सबको इस वक्त क्वारंटीन किया जाएगा ताकि गाँव में बाकी लोगों में अगर लक्षण दिखें तो वो सामने आए, कोरोना कम से कम उस गाँव में फैले, इसकी अब व्यवस्थाएं वहां पर बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वहां पर आमतौर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती। ऐसे में हर एक गांव को चिन्हित करना, कुछ गांव 2 किलोमीटर पैदल हैं, कुछ 3 किलोमीटर पैदल हैं, कुछ 4 किलोमीटर पैदल हैं, तो पैदल दूरी वाले गांव भी है। तो अब जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और जो बात आपने अभी हेडलाइन में कही कि मुख्यमंत्री ने बैठकें ली है, तो मुख्यमंत्री की चिंता अब इस बात को लेकर रहेगी, सरकार की चिंता अब इस बात को लेकर रहेगी कि किस तरीके से
अब जो है कम्युनिटी ट्रांसफर को रोका जाए। कम्युनिटी ट्रांसफर को रोकने की अब सरकार की प्रमुखता है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसकी वजह से बीजेपी की फजीहत होती हुई नजर आ रही है। किसी ने आरती लिखी और किसी ने इसका विमोचन किया और अब इसका जवाब देना पार्टी के लिए मुश्किल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी आरती के मामले में प्रदेश भाजपा संगठन ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार हो रहा है। पार्टी को अब पूरे मामले में जवाब देते नहीं बन पा रहा है। ये पूरा मामला आपको बताएं कि मसूरी विधायक गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती का विमोचन किया। ये पूरा कार्यक्रम कराया और ये विमोचन हुआ राज्य मंत्री धन सिंह रावत के हाथों। मामला उछला। कांग्रेस ने इसे व्यक्ति पूजा करार देते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है ये। मूर्ति लगाएं, मोदी चालीसा पढ़े, लेकिन ये एक चाटुकारिता की एक लंबी, कहते हैं ना, छलांग है। इस बीच आपको बताएं कि मामला तूल पकड़ते देख भाजपा अब बैकफुट पर है। विधायक गणेश जोशी का कहना है कि ये महिला को जानते तक नहीं है, लेकिन वो मोदी के प्रशंसक हैं। आरती अच्छी लगी तो उन्होंने छपवाकर विमोचन करा दिया। आरती लिखी किसी डॉक्टर रेणु पंत नाम की महिला ने थी, तो वहीं विमोचन करने वाले राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उन्हें बुलाया तो मोदी किचन के समापन पर लोगों को सम्मानित करने के लिए गया था। उन्हें आरती की जानकारी ही नहीं थी। उनका कहना है कि वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आ गया है और हमारे महामंत्री जी का भी आ गया है, तो इस मामले में अब बहुत तूल देने की जरूरत अब नहीं है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पार्टी ने भी गणेश जोशी के इस विमोचन कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। गणेश जोशी निजी तौर पर क्या करना चाहते हैं वो उनका स्वविवेक है, लेकिन इसमें पार्टी के किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना है नहीं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, ये माना क्या जाए, पहले एक कार्यक्रम में जाते हैं, उसके बाद खबर कुछ और आती है, फिर अचानक से खबर से दरकिनार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह का मामला है कि अति उत्सव में कोई कदम उठा लिया गया। इस पूरे मामले में जब तूल पकड़ा कांग्रेस ने कहा कि ये व्यक्ति पूजा है और खासकर कोरोना काल में जो भाजपा के विधायक हैं, जो भाजपा के मंत्री हैं, वो चापलूसी में लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि दो पद खाली है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को दूसरे पदों पर जाना है। ये मामला जब तूल पकड़ा, भाजपा को लगा कि मामला हाथ से निकल गया है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो पार्टी सीधे तौर पर पूरे मामले से इंकार कर रही है। पार्टी का कहना है कि ये गणेश जोशी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में जो विमोचन करने वाले थे राज्य मंत्री धन सिंह रावत से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि वो जिस कार्यक्रम में गए थे वहां पर उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि मोदी किचन की वहां पर क्लोजिंग हो रही थी और उन लोगों को सम्मानित करना चाहते थे जिन्होंने पूरे 7 दिनों तक वहां पर मोदी किचन में काम किया। लेकिन विमोचन का कार्यक्रम था, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। अचानक उनके हाथ में लिफाफे पकड़ा दिए गए और जब उन्होंने उसको फाड़ कर देखा उसमें मोदी आरती थी। तो कुल मिलाकर धन सिंह रावत ने भी किनारा कर लिया है। पार्टी का कहना है कि सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे। सीएम हल्द्वानी में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की रिव्यू मीटिंग भी उन्होंने की और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनका लक्ष्य कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना होने पाए, इस पर होना चाहिए। सीएम के साथ मीटिंग में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री के दौरे के मौके पर रुद्रप्रयाग में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबेडकर पार्क में धरने पर डटे रहे। विरोध कर रहे कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हल्द्वानी के बाद सीएम रुद्रप्रयाग पहुंचे और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने विरोध कर रहे कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को काले झंडे दिखाने के इरादे से यहां पर आए थे। खबर चंपावत से है, जहां पर 2 महीने के इंतजार के बाद नेपाली नागरिकों को अपने वतन वापसी
कर दिया गया है। भारत और नेपाल के अधिकारियों से बातचीत के बाद भारत में फंसे हुए 2000 से ज्यादा नेपाली नागरिकों की वापसी हो गई है। इंडो नेपाल के बनबसा शारदा बैराज पुल से चंपावत प्रशासन ने नेपाली नागरिकों को बसों से उनकी सीमा तक छोड़ दिया है। आपको यहां जानकारी दें कि वापसी को लेकर नेपाली नागरिकों में अपनी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा था। हमारी कंचनपुर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत हुई और उन्होंने इस बात पे हामी की कि आज जितने भी नेपाली नागरिक यहाँ फंसे हैं उनको ले लिया जाएगा। तो आज दोनों जिलों के हमारे जो अधिकारी थे साथ मिलकर इनको बॉर्डर पार करवाया गया है। फंसे थे इंडिया में। अभी भारत सरकार ने अभी हमारे जनता, हमारे नेपाल का जो नागरिक है वो हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से भारत सरकार ने अभी पठा रखे हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार को हम सभी धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आखिरकार न्यूज 18 की खबर का असर सरहद के पार भी हुआ। न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरीके से नेपाल के लोग बनबसा में रहकर अपने सरकार के खिलाफ ही आक्रोशित हो गए थे, जिसके बाद नेपाल की सरकार भी एक्शन में आई और दोनों सरकारों और प्रशासन ने मिलकर आज नेपाल के लोगों को यहां से रवाना किया है और नेपाल सरकार ने उन लोगों को अपने देश बुलाया है। हजारों की संख्या में आज नेपाल के लोग अपने देश गए हैं, तो इनके चेहरे में भी खुशी देखने को मिल रही थी। वहीं भारत सरकार का भी ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, बनबसा। तो देश भर में भले ही कोरोना का खौफ हो, लेकिन रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बने क्वारंटीन सेंटर्स में कोरोना से ज्यादा भूतों का भय लोगों को सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक ओर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स के साथ ही प्रशासन कोरोना से जंग भी लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रवासियों की अजीबोगरीब शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। आप भी सुनिए रुद्रप्रयाग के क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे प्रवासियों की शिकायत क्या है। क्या लगा आपको? भूत के बारे में क्या लगा? ऐसी थोड़ी सी कभी आवाज आती है बस। अच्छा, किस तरह की? किस तरह की आवाज? कल तो ऐसी आ रही थी जैसे थाली नहीं बजती है। हाँ, ऐसी आ रही थी कल। कुछ तो पता नहीं, बट वैसे मतलब आवाजें टाइप की आती है, मतलब कुछ हाँ। बजाने की और खिड़की पे आवाज खटखट करने की। हाँ। वहीं कई स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कई प्रवासी इस तरह भूतों की अफवाह फैलाकर क्वारंटीन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्वारंटीन सेंटरों में भूत आ रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, या कुछ लोगों द्वारा क्वारंटीन से बचने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय विधायक इसे लेकर जागरूकता की बात कह रहे हैं। 2 महीने जो परेशानी इन प्रवासी साथियों ने झेली है, उससे इनकी मानसिक स्थिति भी इस तरह की हो सकती है कि इनका भय का वातावरण। इस वैज्ञानिक युग में अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर ग्रामीणों का वहम या फिर क्वारंटाइन सेंटर में ना रहने की अनिच्छा, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो जो हैं समाज में एक डर का माहौल पैदा कर रही हैं, जिनसे निपटना भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है, ताकि कोरोना से लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। शैलेन सिंह रावत, न्यूज 18, रुद्रप्रयाग। खबर टिहरी से है, जहां पर जंगलों में लगी है भीषण आग। तिवाड़ गांव के ओलधार के जंगलों में लगी है भीषण आग। आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हुई है। वन विभाग शिकायत के बावजूद बना है लापरवाह। फायर सीजन को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हुए हैं। उत्तराखंड के लोगों को भी फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 मई तक गर्मी का सितम बदस्तूर जारी रहेगा। हालांकि 28 से 30 मई के बीच में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। आपको जानकारी दें कि लगातार मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में तापमान बढ़ता जा रहा है। आज और कल जो उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। केवल जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे शाम के समय बहुत हल्की वर्षा की संभावना है, जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उसके बाद 27 के बाद जो एक सिस्टम आ रहा है 28 से उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी, जो अगले 2-3 दिन तक रहेगी। उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी का सितम लगातार जारी है। हालत तो ये हो गई है कि जो सड़कें कभी भरा रहा करती थी वो खाली नजर आ रही है और सुबह से ही लोगों की आवाजाही कम हो गई है।
गर्मी का सितम इतना ज़बरदस्त है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो तापमान नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री के ऊपर जा रहा है। अगर रविवार की बात करें तो देहरादून में 39 डिग्री के करीब तापमान नोट किया गया था। वहीं अभी फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक फिलहाल गर्मी से कोई राहत देने के आसार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने एक अच्छी बात ये ज़रूर करी है कि 28 मई से 30 मई पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। यानी जो लगातार पिछले एक हफ्ते से गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को अब फिलहाल 28 के बाद निजात मिलने की संभावनाएं दिख रही है। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। तो मैदान के साथ साथ पहाड़ में भी पारा चढ़ने लगा है। नैनीताल में दिन के वक्त 24 से 26 डिग्री तापमान जाने से गर्मी होने लगी है। आज सरोवर नगरी नैनीताल में चटक धूप खिली, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि जानकार ये मान रहे हैं कि नैनीताल में लॉकडाउन से सुधरी पर्यावरण की दशा से बारिश भी अब दिखेगी। मैदानों के साथ अब पहाड़ में भी तपिश बढ़ने लगी है और नैनीताल में आज 26 डिग्री के इर्द गिर्द तापमान पहुंच गया है। ये नैनी झील है। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर रहते थे और जो पर्यटकों की आवाजाही थी वो काफ़ी ज़्यादा इस दौरान होती थी। लॉकडाउन है तो पर्यटकों की संख्या बहुत ना के बराबर है। हालांकि जो हल्द्वानी या तमाम इलाकों से छिटपुट लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। नावें बंद हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते पर्यावरण में सुधार हुआ है और जो लोग हैं उनको ये स्वच्छ मौसम काफ़ी भा रहा है। हालांकि जिस तरह से मौसम बदला है, मौसम में करवट बदली है, तो स्थानीय लोग इसको लेके काफ़ी चर्चाओं में हैं, चिंतित हैं या अच्छा मान रहे हैं। किस तरह सर देख रहे हैं इस मौसम को? एक्चुअली नैनीताल के लिए एक कहावत बड़ी मशहूर आम हुआ करती थी कि नैनीताल का मौसम और मुंबई का फैशन कब बदल जाए इसमें कोई पता नहीं होता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम बदला है या नैनीताल में लॉकडाउन के बाद चीज़ें बदली हैं, उससे शहर की फिजा हालांकि बदली है, लेकिन जो तापमान बढ़ा है उससे गर्मी होना स्वाभाविक है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना शुरू तो की, लेकिन अब योजना से जुड़े लोग परेशान हैं। लोगों ने लोन लेकर होम स्टे तो बना लिया, लेकिन अब उन्हें होम स्टे चलाने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने होम स्टे योजना शुरू की है, जिसमें पहाड़ में आने वाले व्यक्ति को घर जैसा माहौल मिल सके, वो घर जैसे खाने से लेकर परिवार के साथ सुकून के पल बिता सके। जिसमें सरकार ने खंडहर हो चुके घरों को होम स्टे बनाने के लिए योजना चलाई और अब तक 1514 लोगों ने होम स्टे खोलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक लोन देने की व्यवस्था भी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते धंधा चौपट हो गया है। अब जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अब तो ये प्रकृति का ऐसी मार है, वायरस की वजह से जो है 22 तारीख से लॉकडाउन है। अब तो हमारे सामने ये संकट पैदा हो गया है कि इसकी किस्त भी हम कहां से दें। हालांकि पर्यटन मंत्री कहते हैं कि सरकार ने बहुत उम्मीद के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना शुरू की है। मेक माई ट्रिप के साथ भी करार किया गया, लेकिन लॉकडाउन से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं ऐसे लोगों के लिए विभाग ने प्रपोजल बनाया है, बस सरकार के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। और जो हमारा होम स्टे का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2 कमरे 3 कमरे, इसमें एक परिवार को लेकर के पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किसी भी गांव में आप रह सकते हैं। मोबाइल के जरिए आप मालूम करिए कि भाई आपका होम स्टे खाली है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गढ़वाली खाने को खाते हुए, गांव का जीवन देखते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपने टूरिज्म को कर सकते हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 के पेशेंट जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है कि पर्यटन व्यवसाय जल्द पटरी पर लौट पाए। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सोचा जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घरों में जगह कम है। ऐसे में उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की मांग की जा रही है। ग्राम सभा गेबुआ में भी अब कई प्रवासियों के आने की सूचना आ रही है, लेकिन ग्राम प्रधान की यदि मान ली जाए तो उनके पास प्राइमरी स्कूल के एक कमरे के अलावा कोई जगह ही नहीं है जहां उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके।
प्रदेश में आज से हवाई सर्विस शुरू हो गई है। देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए प्रशासन ने करीब 350 होटल्स के 6,000 कमरों को चिन्हित किया है, जिसका भुगतान इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। इसमें जो भी लोग आ रहे हैं इन सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है और उसमें ऑलरेडी जो होटल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। जो सस्ते होटल्स हैं, मिडिल रेंज और जो हाई रेंज के होटल्स हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से जो चाहते हैं उस हिसाब से उनको क्वारंटीन की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सरकार ने नदियों से उपखनिज निकासी की अनुमति दी है। ऐसे में नदी से खनन के बाद रेत को जमा किया जा रहा है। गेबुआ में भी नदियों से खनन के बाद निकले रेत को जमा करने के लिए बाजपुर से डंपरों की आवाजाही हो रही है। ग्रामीणों को डंपरों के आने जाने से कोरोना का संक्रमण फैलने का डर बना है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डंपरों के आने पर रोक लगाने की मांग की है। गाँव वालों को दिक्कत यह है कि इन स्टॉकों में करीब यहाँ पर 2 स्टॉक हैं। यहाँ पर दिन में कई 100 गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, जो प्रभावित कोरोना से प्रभावित क्षेत्र है बाजपुर, वहाँ से आना जाना इनका बहुत रहता है। यहाँ से गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तो गाँव वालों को इस चीज़ का बहुत डर है। खबर पौड़ी से है, जहां पर अब तक 39,000 प्रवासी जिले में लौट चुके हैं, जिसमें 17,000 लोग होम क्वारंटाइन में हैं, तो 1300 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। लेकिन क्वारंटीन पीरियड पूरा करने की बजाय ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, जिससे न केवल उनको बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बना हुआ है। उनकी देखभाल में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों के रोकने पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट तक की जा रही है। प्रशासन इससे ज्यादा परेशान है, तो वहीं सीएम की सख्ती का भी इन लोगों पर कोई असर नहीं होता हुआ दिख रहा। प्रशासन को हम लोग सूचना दे रहे हैं, जो मान नहीं रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके नियमों को, तो प्रशासन को सूचना दी जा रही है, वो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग तो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, 14 दिन तक के लिए मॉनिटर करना है, और जिसमें लक्षण पाए जाएंगे उसकी हम लोग सैंपल लेके इसकी जांच भेजेंगे। सैंपलिंग कितनी होगी? जिस तरह की सुविधाएं वो चाह रहे हैं वो मिल नहीं सकती, और ये चीज़ तो उन लोगों को मान लेना चाहिए। किन परिस्थितियों में उनको लाया गया है और वो लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनको चाहिए कि वो हमें कोऑपरेट करें। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर हजारों की संख्या में प्रवासी वापस लौटे हैं, जिनमें से कुछ को सरकार ट्रेन या फिर बसों से लाई है, लेकिन अधिकांश लोग अपने साधनों से घर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुजवाल राज्य सरकार पर युवाओं के साथ छल करने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने युवाओं की कोई मदद नहीं की। 150 से ज़्यादा लोगों से मैं मुलाकात कर चुका हूं, और उनसे जब हम पूछते हैं तो आप कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसमें से 90% लोगों ने ये बताया है कि हम अपने संसाधनों से, टैक्सी से, अपने पैसे से यहाँ पर पहुँचे हैं। और सरकार ने जो दावा किया है, मैं समझता हूँ जो प्रवासी हैं उनको निःशुल्क लाने का, उनका दावा धीरे धीरे खोखला निकल रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि अब आपका चैनल न्यूज़ 18 उत्तराखंड के दर्शकों के लिए ये अच्छी खबर लेकर आया है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर अब आप उत्तराखंड की खबरें हर रोज शाम 4:30 बजे 4:27 पर देख सकेंगे। बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी, तो वही मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर और तूफानी अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपके सरोकार की हर खबर होगी, तो आप हर रोज शाम 4:30 बजे देखना ना भूलें न्यूज़ 18 का बुलेटिन उत्तराखंड लाइव। वहीं अब आगे बाकी खबरों के लिए देखिए 7:30 बजे उत्तराखंड एक्सप्रेस।